गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इतिहास में हम सभी पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें आज हम सब कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बागानों में स्वराज। किसके बारे में? बागानों में स्वराज के बारे में। बच्चों, तत्कालीन मजदूरों की महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के संबंध में अपनी ही धारणा थी। असम के बागान मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का आशय यह था कि वे जब चाहें उस चहारदीवारी से बाहर जा सकते हैं। यानी असम के बागान में जो मजदूर काम करते थे, उनके लिए स्वतंत्रता का यह आशय था कि वे जब चाहें उस चहारदीवारी से बाहर निकलें और अपने घर को जा सकें, जिसमें उन्हें बंद करके रखा गया था। उनके लिए स्वतंत्रता का आशय था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। बच्चों, 1859 ईस्वी के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत, किसके तहत? 1859 यानी 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। यानी उन्हें यह इजाज़त नहीं मिलती थी, और अगर मिलती भी थी तो उसके लिए उन्हें बहुत पैरवी करनी पड़ती थी। बच्चों, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसीलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस कर रह गए, और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बहुत दंडित किया, यानी उनकी पिटाई की। बच्चों, इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें कम हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़ कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। तो बच्चों, ये था बागानों में स्वराज। अब हम आगे बढ़ते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। बच्चों, महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया, क्योंकि गांधी जी को ऐसा आभास होने लगा था कि असहयोग आंदोलन धीरे धीरे हिंसा की ओर प्रवृत्त होता जा रहा है। बच्चों, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, चौरी चौरा कांड। बच्चों, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को घटा था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और इस घटना से गांधी जी को बहुत दुख पहुंचा, तथा उन्हें भय था कि जन उत्साह और जोश के इस वातावरण में आंदोलन आसानी से एक हिंसक मोड़ ले सकता है। और गांधी जी ने 12 फरवरी को बारदौली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पारित हुआ। और बच्चों, गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो बच्चों, कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। ये नेता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं हैं। जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी थी। कब से? 1926 से। और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा। यानी जो कृषि उत्पाद थे उनकी मांग गिरी और जिसके चलते निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल पुथल से गुजरने लगे। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा, तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी उसका स्वागत कैसे किया गया? साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्य मार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था, यानी इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में उठाई गई? तो लाहौर अधिवेशन में। और तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। किंतु इस उत्सव की ओर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। महात्मा गांधी को अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज़मर्रा के जीवन में ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए किसी अन्य मार्ग का अन्वेषण करना था, यानी वे किसी और मार्ग को खोज रहे थे। अब बच्चों, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हम आपको बताएंगे, दांडी यात्रा।
दांडी यात्रा, इसको नमक यात्रा के नाम से भी जाना जाता है या नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, महात्मा गांधी को देश को एकजुट करने के लिए नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ा और महात्मा गांधी ने 1930 में वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। यानी गांधी जी ने अपनी पत्र यंग इंडिया के माध्यम से, किसके माध्यम से? यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन को, किसे? उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। तो उन्होंने लॉर्ड इरविन एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 ईस्वी को 11 सूत्री मांगें रखीं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली मांग थी सेना के व्यय में 50% की कटौती की जाए। क्या थी? सेना के व्यय में 50% तक की कटौती की जाए। दूसरा था सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती की जाए। तीसरा था पूर्ण शराबबंदी, यानी शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। चौथा था राजनीतिक बंदियों की रिहाई, यानी जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। चौथा था आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार, यानी आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाए। छठा था हथियार कानून में सुधार करके बंदूकों इत्यादि के लाइसेंस की स्वीकृति को जन नियंत्रण के अंतर्गत लाना। सातवां था रुपये स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात को घटाकर 1 शिलिंग व 4 पेंस करना। आठवां था कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्राप्त करना, यानी जो कपड़ा उद्योग हैं उनको सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाए। नौवां था तटीय नौवहन को भारतीयों के लिए आरक्षित करना, यानी जो तटीय नौवहन हैं उनको भारतीयों के लिए आरक्षित कर दिया जाए। और 10वां था भू राजस्व में 50% की कटौती की जाए। बच्चों, 11वां जो है वो बहुत महत्वपूर्ण मांग है, नमक कर की एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति, क्योंकि उस समय नमक पर सरकार के द्वारा कर लगाया गया था और नमक पर सरकारी एकाधिकार था। तो गांधी जी ने 11वीं मांग के रूप में नमक कर की एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की। बच्चों, उपर्युक्त 11 सूत्री मांगों में प्रारंभिक 6 मांगे, जो प्रारंभिक 6 मांगे हैं वे आम रुचि के मुद्दों से संबंधित हैं। उसके बाद की 3 मांगे विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग से संबंधित तथा अंतिम 2 मांगे किसानों से संबंधित थी। बच्चों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने की बारी थी, क्योंकि नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है, इसीलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। महात्मा गांधी का यह एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था, यानी महात्मा गांधी का जो यह पत्र था यह एक अल्टीमेटम यानी चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर सरकार 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानेगी तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। क्या कर देगी? सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। लेकिन लॉर्ड इरविन झुकने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 यानी 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद, कहाँ है? गुजरात में, से अपना ऐतिहासिक दांडी, जो कि नवसारी जिला गुजरात में है, मार्च प्रारंभ किया। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को 241 मील लंबी पद यात्रा के बाद वे दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया और इसके बाद संपूर्ण देश में यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। गांधी जी की
दांडी यात्रा के बारे में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, महात्मा जी के दांडी मार्च की तुलना एल्वा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। तो बच्चों, ये था दांडी मार्च। अब आगे हम आपको बताएंगे, तब तक आप लोग इतना पढ़िए और समझिए।